अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे जैसे हुकूमत की मुद्दत पूरी होती जा रही है वैसे वैसे नित नई कानून साजियाँ पास कराने में भी तेज़ी हम देख रहे हैं। उजलत में होने वाली इन कानून साजियों पर अपोजिशन नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातें भी आवाज़ उठाना शुरू हो गई हैं। आज इतवार यानी छुट्टी वाले दिन भी एक बिल ऐवान बाला यानी सीधा सेनेट में पेश किया गया। इसमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल की खुद हुकूमत ने और इसके इत्तेहादी सेनेटर्स ने ही मुखालिफत करके इसे फारिग करवा दिया। अब बिल में था क्या, ये हम आपको बताते हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। इसके अलावा इसमें फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फ़िरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में इजाज़त ना हो, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फ़र्द या तंजीम को माली मुआवनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी पर उकसाना भी शामिल है। और ऐसे शख्स को 90 दिनों से लेकर 12 महीनों तक की यानी 1 साल तक हिरासत में भी लिया जा सकता था, इस बिल के मुताबिक जो आज पेश किया गया। बिल में यह भी कहा गया कि पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम के लीडर या फ़र्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में डालकर बाहर जाने पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासे की छानबीन भी कर सकती है। इसके अलावा ऐसी तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाज़त नहीं होगी। जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर मुमलिकत बराए कानून सेनेटर शहादत अवान ने यह बिल पेश किया, उसी वक्त तमाम जमातों के सेनेटर्स ने इसे जमहूरियत के ख़िलाफ़ करार देते हुए इसे अपोज़ किया। किसी ने इसे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कहा तो किसी ने कहा कि एसपी को यह कानून अगर दे दिया तो वो तो कल को किसी को भी नारा लगाने पर पकड़ लेगा। क्या आज कहा गया सेनेट में, ज़रा देखिए। ये बिल जो है ये बहुत वास्ट एरियाज को कवर कर रहा है सर, लेकिन हमें ये खदशा है कि ये कानून जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। मुझे इसके एक एक शिक में से ये बदबू आ रही थी कि वो ये सारा का सारा बिल जो है ना, इट इज ओनली टारगेटिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ। हाँ, उसके ऊपर जो लेबल डाल रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। कल ये ताना होगा कि हमने बैठ के इस हाउस में आपकी सदारत में हमने इस तरह की लेजिस्लेशन की थी। जो लोग आज खुश हैं इस बात पे कि आज ये कानून की जद में कोई और आएगा, लेकिन जनाब चेयरमैन मार्क माई वर्ड्स, कल सर इस मुल्क में जो भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे, इस मुल्क में मजलूम कौमों की बात करे, कमजोर तबकात की बात करे, सबसे पहले वो इसका निशाना बनेगा। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। और नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जाए, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। इंसदाद इंतहा पसंदी बिल पर जब मुखालिफत बढ़ गई तो चेयरमैन सेनेट ने भी बिल्कुल ड्रॉप करने पर वो मजबूर हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इस हवाले से कहा, क्या कहा, जरा ये भी देखिए। एक बिल रूटीन मैटर था, आज इजलास इसलिए बुलाया गया था, मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे दूं, बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। नाज़रीन, सवाल यह है, पाकिस्तान के इतने बड़े ईवान में कैसे एक वज़ीर के ज़रिए ये बिल आया? क्या प्राइवेट हैसियत में ये बिल लाया गया या ये एक साजिश थी? पार्लियामेंट में जब भी किसी कानून के लिए बिल लाया जाता है, इसे फर्स्ट रीडिंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया जाता है, फिर वहाँ एतराज़ात निकालने के बाद बिल फिर सेकंड रीडिंग के लिए दोबारा कमेटी में होता हुआ कौमी असम्बली या सेनेट किसी भी ऐवान में पहले और फिर बाद में दूसरे ऐवान में पेश किया जाता है। ऐवान में पेश करने से पहले बिल को थर्ड रीडिंग के लिए एजेंडे की कार्रवाई में शामिल करके सब मेंबरान को इसकी कॉपियाँ भेजी जाती हैं ताकि सब मेंबरान इसको पढ़ कर आएँ, फिर इस पर आवाम के जो मफादात हैं उनको जहन में रख कर बहस
बहस की जाए, एतराज़ करें, ताकि जमहूरियत की जो असल शक्ल है वो सामने आए। लेकिन यहाँ जब बिल लाया जाता है तो सहाफ़ियों के ज़रिए आवाम को पहले पता चलता है और उनके ऐवान में बैठे नुमाइंदों को बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई बिल लाया जा रहा है। कॉपियाँ दी नहीं जाती, वक्त होता नहीं है, कॉपियाँ मिल भी जाएँ तो कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। तो ऐसे में बहस या बिल पर सवालात का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ऐसी ही जमहूरियत हमारे यहाँ आजकल चल रही है। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म का नाम इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का वो नुक्ता बन गया है जिससे ये देखना है कि मुस्तकबिल का जो सियासी ऊंट है ये किस करवट बैठेगा, इसका तयन होगा। अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में 5 नामों पर इत्तफाक हो चुका है। 5 नाम दोनों तरफ से 5-5 नाम दे दिए गए हैं, जिसमें सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट यानी टेक्नोक्रेट भी शामिल हैं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आना अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, अहम भी है कि बर वक्त इलेक्शन के नताइज की सूरत में हुकूमत कुछ और ताख़ीर की सूरत में कोई और नज़र आती है। फिर सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ वैसे तो नॉकआउट है, हमें मैदान में उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, पाबंदी की भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ को बराबर के मौके मिलेंगे, जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, ये मौका मिलेगा तहरीक इंसाफ को। दूसरा सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में नज़र नहीं आती तो अपोजिशन कौन होगी? क्या फिर ये इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि सारी कानून साज असम्बली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के इत्तेहाद के हवाले कर दी जाए? फिर ये भी सवाल अहम है कि बर वक्त इलेक्शन में हुकूमत इत्तेहाद की मुखालिफत बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती है, तो जो नई पार्टियाँ सामने आ रही हैं जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके लिए क्या ये वक्त काफ़ी होगा 90 रोज़ का? क्योंकि अभी तक तो इनका कोई बयानिया भी सामने नहीं आया है, मंशूर भी सामने नहीं आया है। ज़ाहिर पार्टी की तंजीम साजी करनी होती है, तो उनके लिए 90 दिन क्या बहुत होंगे? दूसरी तरफ जो निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाए गए हैं, इससे तो वाज़ेह इशारे दे दिए गए हैं, तासुर मज़ीद इससे उभरा है कि इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे। ये तासुर अभी तक ज़ाइल नहीं हो सका जो निगरान वज़ीर आज़म को, निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए गए हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब आपका। आज सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतवार का दिन है आज और इस तरह का एक बिल पेश किया गया, वो तो चेयरमैन सेनेट ने बाद में उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसको एतराज़ लगाए गए। इवन के हुकूमत के अपने अंदर से हुकूमत के इत्तेहादियों ने, सैनिटर्स ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। क्या कोई एजेंडा था? होता तो ये है कि पहले कॉपीज़ दी जाती हैं, एजेंडे में शामिल किया जाता है, फिर कोई बिल लाया जाता है। इस तरह तो लग रहा है कि हुकूमत बहुत उजलत में है और चाह रहे हैं कि जो 10-15 दिन रह गए हैं, जो हुकूमत करना चाहती है वो फ़ौरन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम और शुक्रिया शाजिया बीबी। आपका इंट्रो भी बड़ा मुफस्सिल था और आपने जो क्लिप्स दिखाए, जो रिकॉर्डिंग सुनवाई, वो भी काफ़ी मुफस्सिल थी। इस पर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि मुझे भी एक मुफस्सिल जवाब देने के लिए टाइम दिया जाए, 2-4 मिनट तक। अब गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर करता चलूँ, और मैंने बारहा इस पर मैं रिकॉर्ड पर हूँ, कि जो सानहा 9 मई हुआ इस मुल्क में, उसके जो जिम्मेदारान हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो किसी रहम और रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। उनको लॉ ऑफ लैंड, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, उसके तहत उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। और जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको टच नहीं किया जाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। अब आइए आपका बिल की तरफ, जो आपने बात फरमाई है। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, बिफोर आई कमेंट इनटू डिटेल, आज जैसे आपने फरमाया संडे थी, इतवार था, तो मैं तो ये कहूँगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। सूरत हाल ये है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जब भी कोई इजलास होता है, चाहे वो कौमी असेंबली का हो, चाहे वो सेनेट का हो, माजी में ये प्रैक्टिस रही है। माजी मीन्स कि हमारे अदवार में भी, PMLN के अदवार में भी, पीपल्स पार्टी के अदवार में भी और दूसरे अदवार में भी ये एक प्रैक्टिस होती थी। लेट्स से कि अगर सेनेट में कोई लेजिस्लेशन होनी है तो सबसे पहले जो एलाइड पार्टीज होती थी, उनका एक बाकायदा 1-2 इजलास बुलाए जाते थे, जो तमाम उसमें आपके जो एलाइड पार्टनर्स होते थे, एलाइज होते थे, उसमें शिरकत करते थे। उनको बताया जाता था कि ये हम करने जा रहे हैं, वहां से लोगों की आरा ली जाती थी।
एक कंसेंसस डेवलप करके फिर हॉल में जाया जाता था सेनेट में, और वहां फिर रिक्वेस्ट की जाती थी कि जनाब हमें अभी टाइम चाहिए और इसको कमेटी के पास भेज दें, और उसके बाद उसको जो प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो उजलत की गई है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूं जी। सिंपल एज दैट। उसकी ये वजह है कि मैंने एक चीज पढ़ी नहीं, जो सेनेटर है उसने या मेंबर जो पार्लियामेंट का, वो एक चीज पढ़ी नहीं है, उसको दी नहीं गई है, और उसको इतवार को बुलाया गया कि आके तुम अंगूठा लगा दो। एक तो ये बात नंबर 1। तो आप ये फिर इसको साजिश कहें, जाहिर है कॉपीज किसी को साजिश इसको समझा जाए फिर? नहीं, मैं आता हूं उस तरफ, मैं आता हूं। ये एक नासमझी है। ये समझ लें कि मतलब कि हवा में तीर चला दिया, लग गया, नहीं तो ठीक है। असल चीज जो है, मेरा एक यहाँ सवाल बनता है कि देखिए, जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब शुरू किया गया था, तो आपको याद होगा कि एक 2021 पॉइंट एजेंडा नेशनल एक्शन प्लान बना। हाँ, बिल्कुल, इफ यू रिमेंबर। जी। उसमें वो बड़ा एक वसी प्लान था, और उसमें तमाम ये अनासिर जो एंटी स्टेट या दहशतगर्दी में मुलविस हों, व्हाटएवर प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में सारी उन्होंने उसको कवर किया हुआ था। उसकी फिर मरकज के लेवल पर, फिर तमाम सूबों में, चारों सूबों में और गिलगित और कश्मीर में उनकी एपेक्स कमेटियां बनी, और वहां के रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर या जो भी लोग थे वो उसके हेड हुआ करते थे। मैं समझता हूं अगर तो वो एपेक्स कमेटियां अभी भी हयात हैं, अभी भी उनमें जिंदगी की कोई रमक बाकी है, तो मुझे ये एक्सरसाइज जो सी है ये गैर जरूरी लगी। वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, अब हालात डिफरेंट हैं। आपकी सिचुएशन को ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये तासुर बिल्कुल उभरता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने के लिए, चेयरमैन पीटीआई को साइडलाइन करने के लिए, इस पार्टी को बिल्कुल मैदान से आउट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं इस तरह के वाक़यात की सजाएं दिलवाने के लिए, तो फिर उजलत में ऐसे बिल लाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको। देखिए, जहाँ तक किसी पार्टी पर, सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की, मैं फैशिस्ट पार्टियों की बात नहीं कर रहा, या मैं कोई दहशतगर्द लोग जो है उनकी बात नहीं कर रहा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, माजी में भी आपने देखा, पाकिस्तान की सियासी तारीख आपके सामने है कि माजी में भी यहाँ पार्टियों को कलअदम करार दिया गया, उन पर पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन वो जमातें एक नए नाम के साथ रजिस्टर हो गई। जिसकी एक मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी, ये वली खान साहब की, जब उसको बैन किया तो उन्होंने एएनपी के नाम से वो आ गए। कहने का मेरा ये मकसद है कि देखिए, अगर तो आप एक जनरलाइज्ड लाना चाह रहे थे, कानून लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि आपके पास नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, आप उसमें थोड़ी रद्दोबदल कर सकते थे। लेकिन अगर आपका मकसद, मुझे तो ये भी नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो दिया ही नहीं गया ना भाई कि ये इसका लेकिन बज़ाहिर सुनने में और जिस तरीके से और जिस वक्त में पेश किया गया, क्या आप इससे अग्री करते हैं कि बज़ाहिर देखने में ये को उनकी पार्टी को कुचलने के लिए था? नहीं, मैं ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं समझता। मैं समझता हूं कि एक ये उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स किए हैं, जो कि ताकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखें, सियासी जमातें जो होती हैं वो जलाओ गिराओ नहीं किया करती। सियासी जमातें शोधा की तस्वीर की या वहाँ यादगारों की बेहुरमती नहीं करती, आग नहीं लगाती, GHQ पर हमला नहीं करती, जिन्ना हाउस पर हमला नहीं करती। मैं समझता हूँ कि जनरलाइज अगर इन्होंने लाना भी था तो हाउस की, स्पेशली अपनी जो इत्तेहादी पार्टियां थी, उनकी कंसेंट से, उनकी मुशावरत से आता, कमेटी में जाता, वहां बहस होती। देखिए ना, आज ये जागसाई हुई है ना कि PMLN के उठ के भी सेनेटर्स हुए, उन्होंने भी इसको अपोज किया, JUI वालों ने भी अपोज किया, और वो बजिंजो साहब ने भी अपोज किया। पीपल्स पार्टी के लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी खिलाफ बोले। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि आपने क्यों मौका दिया किसी को? ये शो करता है कि एक जिसने भी ये बिल या जिसने भी ये तजवीज दी है, ही इज वेरी वेरी पॉलिटिकली मैच्योर। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये तय हो चुका है कि 9 अगस्त को ही ये असम्बलियां तहलील होंगी?
देखिए, मेरे पास इस वक्त कोई तारीख नहीं है, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई नजूमी नहीं, ना मैं तारीखें देने पर पार्टी के कुछ फैसले भी तो होते हैं ना। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, मेरा अपना जो ख्याल है कि ये जो खुद तहलील होनी है असेंबलियां, उससे पहले होंगी, और 3 महीने के लिए मेरा ख्याल है कि केयर टेकर सेटअप आएगा। अब वो 8 को हो जाए तहलील, 9 को हो जाए, 10 को हो जाए, लेकिन मेरा जो इसके पीछे कोई है, जो मैं समझ, इसके पीछे जाहिर है कोई खास मकसद होगा, 1 महीना बढ़ाने का, 60 से 90 दिन लेने का। वो खास मकसद क्या है? जो मुझे नजर आता है वो ये मकसद है कि देखिए, जैसे एक हमारे वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये बात तो प्रोग्राम में भी कही कि जी लोगों को, जो वुज़रा हैं, उनको मौका नहीं मिला पिछले 1.5 साल 15 माह से अवाम में जाने का। सही। और वो उनके हलकों से वो अवाम से राब्ता नहीं रख सके, चूँकि पाकिस्तान जिन हालात में मिला वो दिन रात उसको पटड़ी पर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए अपनी कैंपेन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुराई कोई नहीं, चूँकि ये कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है, आइन में मौजूद है ये चीज़। तो अगर 2 महीने हों, पिछले 15 महीनों में जो मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून ने, आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने लिए, क्या वो 1 महीना 30-40 दिन बहुत होंगे आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, वो उन मुश्किलात के अजाले के लिए, या आप समझते हैं कि अभी भी पॉलिटिकल कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी आपको, जो आप लोग शुरू में कहते रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल कॉस्ट तो हम पे कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी देखिए कि ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी है। मुझे लोग कहते हैं ये 252 रुपये पेट्रोल है, ये तो मैं उसे कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल है, तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन मुझे ये बताओ, आपको 150 रुपये से 252 तक का तो पेट्रोल चुभता है, लेकिन जब 64 रुपये लीटर नवाज शरीफ के ज़माने में था और उसको के दौर में 150 पे गया, तो वो आप फिर उस पर बात नहीं करते। लेकिन ऐसे तो हर आने वाली जो भी नई हुकूमत होगी, कल को कोई हुकूमत आएगी, इस तरह अगर पिछलों के साथ ही कंपैरिजन करते रहेंगे तो आवाम को कैसे कोई रिलीफ देगा फिर? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए, और कारकर्दगी कोई हो ना हो, मैं उस पर नहीं डिफेंड करूंगा, मेरी आदत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की और इसाक डार की, इन दोनों की जो जॉइंट एफर्ट्स थी, और इसमें मैं मिफ्ता इस्माइल को भी क्रेडिट दूंगा कि उसने भी अपना जो हिस्सा था वो ठीक काम किया, लेकिन आपकी तो पार्टी तो सेटिस्फाइड नहीं थी ना, मरियम नवाज साहिबा सेटिस्फाइड थी ना, डार साहब अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो शाहज़े बीबी अपनी भी बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने देखा, जो महसूस कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी पॉलिसी तो नहीं है जिसका मैं पाबंद हूँ। मेरी एक राय है कि मिफ्ता ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये सेरा जौन सा था, क्योंकि तजुर्बा ज़्यादा था डार साहब का, और ये प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, इनके मैं समझता हूँ कि उन्होंने कम से कम डिफ़ॉल्ट से तो आपके मुल्क को अल्लाह ताला की मदद और हिमायत से निकाला ना, जो कि हालात आइडियल नहीं हैं। तो हम यही मुकदमा लेके लोगों के पास जाएंगे कि जिन हालात तो ऐसी सूरत हाल में क्या वाकई डार साहब ही निगरान वज़ीर आज़म बेहतर साबित हो सकते हैं, जो एक नाम फ्लोट किया गया या करवाया गया? देखिए, कंटिन्यूएशन के लिए तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बंदा हो जिसको मईशत की भी सूझबूझ हो, एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और एज अ वजीर खजाना। मैं अर्ज करता हूँ ना, चाहे वजीर खजाना हो या वो एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, सूझबूझ वाला जिसको मईशत की भी हो। लेकिन जहाँ तक डार साहब की बात है, मैं समझता हूँ 2 वजूहात की बुना पर मैं मुनासिब नहीं है समझता। एक तो देखें, डार साहब और अगर वो केयरटेकर बनते हैं तो हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको उंगलियां उठाने का मौका मिल जाएगा, और वो अच्छे भले इलेक्शन को भी फिर 35 पंक्चर का नाम देने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 कि इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, जितना भी 200% भी होगा तो वो कहेंगे जी नहीं, देखें जी, इनका तो प्राइम मिनिस्टर था। डार साहब की ज़रूरत हमें पड़नी है इलेक्शन के बाद, हमें उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये 9 महीने तक है, ये मार्च गालबन अप्रैल तक है, नेक्स्ट ईयर तक, तो उसके बाद भी तो आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि डार साहब को बचाकर रखें, ज़ाया ना करें। हो सकता है हमें कल उनकी ज़रूरत पड़ जाए, उनको इलेक्शन लड़वाना पड़ जाए, तो अगर वो केयर टेकर में चले जाते हैं किसी पोजीशन में, तो वो कल को फिर इलेक्शन भी लड़ने की इलेक्शन लेट होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि मर्दमशुमारी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस वो होना अभी बाकी है। इत्तेहादी जमातें उसको अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो लोग यही कह रहे हैं, MQM भी ये कह रही है, जमात इस्लामी भी ये कह रही है, और जमातों का भी ये एतराज़ है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शंस होने चाहिए, उसके लिए 3 से 4 महीने दरकार हैं।
तो क्या इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं? मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, मैं फिर आपके प्रोग्राम में भी आपकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि मेरे ये दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि देखिए अभी ये फैसला करना है फाइनली कि आया पुरानी मरदमशुमारी के तहत होगा या नई मरदमशुमारी। अच्छा, अगर तो नई मरदमशुमारी होती है फिर तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि उसको 4-6 महीने आगे काम चला जाएगा, नई हल्का बंदियां ब्ला ब्ला ब्ला। एक और चीज है जिसको लोग सब इग्नोर कर रहे हैं और उस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो है कि देखिए ये फ्लड सीजन है, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह खैर करे, इंडिया ने अपने हिस्से का जायद पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया और कई जो बॉर्डर के करीब देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तो अगर तो कोई खुदा ना खास्ता सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और मरदमशुमारी भी उसके साथ कपल हो गई, नई मरदमशुमारी, तो फिर उस सूरत में इलेक्शन में समझता हूँ आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी मरदमशुमारी की वजह से 4-5 महीने आगे जा सकते हैं, अल्लाह ना करे फ्लड की कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आगे जा सकते हैं। ये तो फिर बात अगले बजट तक आ जाएगी, तो फिर केयर टेकर सेटअप भी बजट लेके आएगा तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। क्या मुश्किलात हुई जी, मुझे बताइए, ये पंजाब में केपी में क्या मुश्किलात हुई हैं? दरअसल वी आर पासिंग थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स बीबी। ये कोई समझ नहीं रहा कि इस वक्त पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है और गैर मामूली हालात में हमें गैर मामूली फैसले लेने की ज़रूरत है, जो कि लिए हैं, जिससे कि हमारा जाहिर है हमें ये तासुर भी हलकों में आम है कि मुस्लिम लीग नून जो टाइम बाय करना चाहती है, इसकी सबसे बड़ी वजह कि हालात को नॉर्मल करके मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इजी बनाकर उनकी वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। ये तासुर बहुत आम है। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब तो देखें, वो तो इलेक्शन से पहले हर सूरत इंशाल्लाह आएंगे और आके बाकायदा वो जो भी अगर उनकी लीगल को रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करेंगे, जो भी एक पहले भी उन्होंने किया। एक बेगुनाह होते हुए शख्स जो था वो बेटी का हाथ पकड़ के आ गया, बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर, तो वो अब तो सारे केसेस फ्रॉड साबित हुए हैं, झूठ साबित हुए हैं। तो जो भी लीगल मियां साहब के लिए रास्ते मौजूद हैं वो उनको यूटिलाइज करेंगे। वो उनका आना अब यही है कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन से पहले यहाँ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। शामी साहब, आज जिस तरह छुट्टी वाले दिन सेनेट में बिल पेश किया गया, पहले एजेंडे में के मुताबिक कॉपीज़ दी जाती हैं मेंबर्स को, वो भी नहीं दी गई, पढ़ने का मौका दिया जाता है, कमेटीज़ में भेजा जाता है, इस सारे प्रोसेस को बाइकआउट करके डायरेक्ट सेनेट में बिल पेश किया गया, जिसमें सिर्फ इत्तेहादियों नहीं, हुकूमत के अपने लोगों ने इसको अपोज किया। बिलाखिर चेयरमैन सेनेट ने इसको फारिग कर दिया एतराज़ लगाकर, जिसमें ये बहस सबसे ज़्यादा नुमायां थी कि जिससे ये तासुर मिला और ये कहा जा रहा था बाकायदा कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के लिए किया गया है। तो आपको लगता है कि इस तरह के तासुर से तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें और इजाफा होता है कि आज भी इत्तेहादी और इसकी हुकूमत जो है ये खौफजदा है तहरीक इंसाफ से? वालेकुम अस्सलाम। देखें, बिल तो जल्दबाजी में पेश किया गया, लेकिन लगता है कि कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं था, इसीलिए उसे वापस लेना पड़ा। अगर बिल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पेश किया गया होता तो फिर इतनी आसानी से वापस ना होता और ना ही चेयरमैन सेनेट ये फैसला कर सकते। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि सोच समझकर जो भी कानून साजी होगी अच्छी तरह गौर करके होगी और किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक सबसे यकसा सलूक किया जाएगा। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जाहिर है पार्टी के तौर पर उसका वजूद बाकी है, आइन और कानून में उसका रास्ता जो है रोका नहीं है, इसलिए उसको भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, तभी तो इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी भी होगी और उनमें दिलचस्पी भी लेंगे लोग। सिर्फ तहरीक इंसाफ का वजूद है या आप अभी मकबूल भी समझते हैं तहरीक इंसाफ को? देखिए, अब ये तो जब इंतखाबात होंगे तो फिर पता चलेगा। मकबूलियत तो घटती बढ़ती रहती है,
मौजूदा सिनेरियो में शामिल साहब, मौजूदा सिनेरियो में आपका तज्जिया क्या है जब सीनियर लोग छोड़ के जा चुके हैं, दूसरी पार्टीज में शामिल हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है, तो मौजूदा सिनेरियो में वजूद तो है, क्या मकबूलियत भी है? जब इंतखाबात होंगे तो तब मालूम होगा ना कि अगर मौसर कैंडिडेट्स ना हो, वसाइल मुयस्सर ना हो, तंजीम में शिगाफ पड़ चुके हों, तो फिर नतीजा क्या होगा? यानी ये तो इंतखाबात के दौरान ही वाज़ेह हो सकेगा और नतीजे से मालूम हो सकेगा। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर मौजूद है, अगरचे उसके बहुत से रहनुमा जो हैं रोपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहे, वो कानून से बच रहे हैं या कानून उनको गिरफ्त में नहीं ले पा रहा, जो कुछ भी कहें, मगर अभी तो उनकी सरगर्मियां महदूद हैं। और जब इंतखाबी अमल का आगाज होगा, इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, तो फिर उनको भी मौका मिलेगा कि अपने आप का अपना वजूद साबित कर सके, अपना इजहार कर सके और लोगों को। शामिल साहब, बहुत से केसेस ऐसे हैं, जैसे तोशाखाना केस है, 9 मई के वाकयात हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें की नहली की जो तलवार है उनके सर पर मंडला रही है, गिरफ्तारी का भी खौफ है, खदशात भी हैं। तो अगर की नाअहली हो जाती है या गिरफ्तार हो जाते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाते, तो ये काबिल कबूल होगा तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के वोटर के लिए, सपोर्टर के लिए? देखिए, अभी तो जो नाअहली की तलवार है वो चेयरमैन पर के सर पे लटकी हुई है, पार्टी के सर पे लटकी हुई नहीं है। अगर कानून अपना रास्ता लेता है और कानून के तहत कायम अदालत जो है वो फैसला करती है, तो फिर वो किसी को पसंद हो या नापसंद हो, उसके असरात तो होंगे। हाँ। और उसका तो फिर हाल यही है कि आप उसके खिलाफ अपील करें और अपना मुकदमा लड़ें। अगर वो हिस्सा नहीं भी ले सकेंगे और उनकी पार्टी मैदान में मौजूद होगी, जैसे नवाज शरीफ साहब जो थे वो नाअहल हो गए, लेकिन उनकी जमात तो मौजूद थी, उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इंतखाबात में हिस्सा तो लिया, लेकिन नुकसान तो उठाना पड़ा। लीडर के होने से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आज मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इंतखाबात की कैंपेन उनके लिए जबरदस्त तब हो सकती है जब नवाज शरीफ बखुद आकर कैंपेन को लीड करें, तो फर्क तो पड़ता है। ये फर्क तो पड़ता है, लेकिन जाहिर है कि वो फर्क जो है वो कानून के तहत कायम अदालतें जो हैं उनके फैसलों से पड़ता है ना, तो वहीं उनका सामना किया जाना चाहिए। अगर अदालत किसी के खिलाफ फैसला देती है, किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो वो मुकदमा वहीं लड़ना पड़ेगा और जो भी उसके असरात हों वो भुगतना पड़ेंगे। सही। निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई हैं, शामी साहब, क्या इससे ये तासुर, इसको मज़ीद तक़वियत नहीं मिलती कि इंतखाबात में डिले है? क्योंकि जिस तरह आप इख्तियारात दे रहे हैं और वाज़े भी नहीं कर रहे कि इख्तियारात सिर्फ 90 दिनों के लिए है, तो तासुर तो मज़ीद उभरता है कि शायद हुकूमत अभी इंतखाबात करवाने के मूड में नहीं है। देखिए, जो इख्तियारात दिए गए थे उन्हें तो महदूद कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनके हवाले से इख्तियारात दिए जा रहे हैं ताकि उनमें रखना ना पड़ सके। अब देखिए, पुडिंग का मजा तो उसके खाने में है। जब ये सारी सूरत हाल हमें दरपेश होगी, निगरान हुकूमत कायम होगी और मामलात को डील कर रही होगी, उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी फिर उसके मुताबिक देखेंगे और उसका जायजा लेंगे और फिर उससे निपटेंगे। लेकिन ये भी तासुर आम है, अभी किरमानी साहब से भी मैं बात कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून टाइम बाय करना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी ऐसे हालात में जिनमें उन्हें कानूनी मुश्किलात का ज़्यादा सामना ना करना पड़े और उन कानूनी मुश्किलात से निकल कर वो इस सारे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन के चौथी बार वज़ीर आज़म बन सके, इसीलिए वो टाइम को बाय करना चाहते हैं। देखिए, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी मुस्लिम लीग नून के हलकों में कि वो तूल नहीं देना चाहते। ख्वाहिश उनकी भी यही है कि मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि जितना तूल होगा उसमें पेचीदगियां बढ़ेंगी और आप कुछ नहीं कह सकते कि उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मामलात हाथ से निकल भी सकते हैं। एक दफ़ा जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो ऐसा रास्ता जो आईनी ना हो, तो फिर उसका जो भी वो उसकी मुश्किलात जो हैं और उसके मामलात आपके काबू में नहीं रहते। तो मैं नहीं समझता कि कोई बकामी होशो हवास कोई सियासी जमात इस बात की तवक्को कर सकती है कि वो किसी अंधे रास्ते पर चल पड़े और टामकटोइयाँ मारती रहे
और ना उसको आगाज की खबर हो और ना अंजाम की खबर हो। लेकिन 60 दिन से 90 दिन तक लेकर जाना, इसके पीछे तो मकसद जाहिर है, कोई तो मकसद होगा ना। आप 12 अगस्त की बजाय अगर आप 9 अगस्त को तहरील कर रहे हैं और 60 दिन से आप चाहते हैं आपको 90 रोज मिल जाएं, इसके पीछे भी तो मकसद है ना। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसमें थोड़ी सी कैंपेन की मोहलत मिल जाएगी, लेकिन अभी तो ये हमारा अंदाजा है ना कि 90 दिन मिल जाएंगे। अभी जब वाज़ेह तौर पर तो बात सामने नहीं आई, लेकिन ये भी हो सकता है कि 60 दिन मिले, लेकिन बहरहाल देखा तो यही जा रहा है, कहा जा रहा है कि 90 रोज मिलेंगे। तो 90 रोज में भी इंतखाबात हो जाएं तो बस ठीक है, कोई आइन उसकी गुंजाइश है उसके अंदर, आइन उसकी इजाजत देता है। सही। शामिर साहब, ये डार साहब का जो नाम आया है निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जिसकी बाकायदा उन्होंने तो तरदीद नहीं की, ये नाम आप इसको क्या समझते हैं? फेक न्यूज़ समझते हैं या डिसइंफॉर्मेशन आप समझते हैं? हमें तो थोड़े दिन पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा यही बता रही थी कि इस तरह की गलत खबर देने पर आपको अगले एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए और उसके बाद अगर आपको सोर्स भी बताना पड़े आपको वो भी बताना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्लोट करवाया गया है मार्केट में नाम, ताकि इत्तेहादियों का भी रद्द-ए-अमल जाना जा सके, मीडिया में भी ये बहस छिड़ सके। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है? आप इसको फेक न्यूज़ समझते हैं? देखिए, ये कयास आराइयां हैं और ये हम मीडिया ही से ये चीजें फैली है ना। हमारे भाई बहन जो हैं उन्होंने ये खबरें उड़ाई हैं जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एक्टिव पॉलिटिशियन जो है जो किसी पार्टी के साथ खुल्लम खुल्ला वाबस्तगी रखता हो और बड़ा फाल भी हो, उसको निगरान वजीर आज़म बनाया जा सकता है। ये तो जो पूरा फलसफा है निगरान वजीर आज़म का, उसी की तकलीद हो जाएगी, उसकी नफ़ी हो जाएगी। जो भी शख्स हो उसे बहरहाल एक गैर जानबदार होना चाहिए, उसकी शख्सियत का तासुर ऐसा होना चाहिए और लोगों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। पीटीआई अगरचे अब फरीक नहीं है, अपोजिशन के मामला तो उसके हाथ से निकल चुके हैं या उसने खुद निकाल दिए हैं, इसके बावजूद कोई ऐसा शख्स तो होना चाहिए ना जिस पर आप उंगली ना उठा सकें, इतराज ना कर सकें और जिसको वाज़ेह तौर पर जानिबदार साबित ना किया जा सके। लेकिन नून लीग तो साथ साथ ये तासुर दे रही है ना कि अगर मौजूदा सूरत हाल में डार साहब अगर हालात संभालते हैं तो ये बहुत अच्छी एक चॉइस हो सकती है। बाकायदा कोई तरदीद नहीं आई है। इवन के डार साहब ने खुद से भी जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ने अगर उन्हें मौका दिया तो वो बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को भी। जाहिर है अगर मौका मिलेगा तो निभाएंगे ना, मगर मौका मिलने की जो कोई अभी सूरत नहीं है। और मैं नहीं समझता कि डार साहब हों या कोई और दूसरे साहब हों जो अभी वफाकी काबीना का हिस्सा भी हों और उसके बाद उनको निगरान वज़ारत उज़्मा भी सौंप दी जाए और फिर इंतखाबात जो हैं उन पर उंगली ना उठाई जा सके। ये बड़ी मुतज़ाद बातें हैं और इनके बड़े नुकसानात होंगे। ये यानी ये रवा रवी में फैसले नहीं किए जा सकते, खूब सोच समझ कर इक़दाम करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अभी कोई इतना कहत नहीं हुआ, अभी ऐसे लोग तलाश किए जा सकते हैं जिनकी शख्सियत जो है जिस पर सब लोगों का एतमाद हो, सब लोग भरोसा कर सकें और सब लोग उनको उम्मीद की नज़रों से देख सकें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अफ़गानिस्तान की हुकूमत माने या ना माने, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर अमन के दुश्मन यानी टीटीपी के दहशतगर्द एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबबंदियाँ कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कमेटी ने अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात में कलअदम टीटीपी को इंटरनेशनल नेटवर्क अलकायदा से सपोर्ट मिल रही है। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ लगने वाले सरहदी सूबे कुन्नड़ में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं। इनके पास कई ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिनको कलअदम टीटीपी के दहशतगर्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में टीटीपी अलकायदा के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर सकती है ताकि जनूबी एशिया में बाकी दहशतगर्द तंजीमों को भी साथ मिलाकर उनको लीड किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द दोबारा
पाकिस्तान के हसास इलाकों में अपने कदम जमाना चाहते हैं। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कलदम तंजीम अल-कायदा से इल्हाक हो गया तो ये तंजीम पूरे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है, क्योंकि अल-कायदा के पास बैनुल-अक़वामी एक नेटवर्क मौजूद है, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं। उनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल जाना यकीनन मुल्की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मसला बन सकता है। UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में पाकिस्तान के दबाव पर अफ़गान तालिबान ने TTP को सरहदी इलाकों से दूर हटने पर तो मजबूर कर दिया था, लेकिन अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता तो ये इलाकाई अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। 25 जुलाई को ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत यानी तालिबान हुकूमत ने इस रिपोर्ट को गलत करार देकर इसको मुस्तरद किया है और ये दावा किया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर अल-कायदा का कोई वजूद नहीं है। चंद रोज़ पहले अफ़गान तालिबान ने ऐसी ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार किया, जिसमें पाक अफ़गान सरहदी इलाकों में TTP के दहशतगर्दों की निशानदही की गई थी। अब अफ़गानिस्तान अगर इनकी मौजूदगी को भी नहीं मानता तो इसका मतलब है कि वो मौसर कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर ऐसे में TTP को एक हिफाजती ज़ाहिर शेल्टर मिल जाता है, जिससे उनके मज़ीद मजबूत होने का भी खदशा होगा। जब अमरीका अफ़गानिस्तान से जा रहा था उस वक्त तालिबान दोहा मुआहदे में ये बार बार कह चुके थे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अब वो TTP को खुली इजाज़त दे रहे हैं कि वो वहाँ कैंप बनाएं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करें। पाकिस्तान इस मसले को कैसे डील करे, अफ़गानिस्तान के साथ क्या सिफारती ताल्लुकात के ज़रिए ये बात समझाई जा सकती है, की जा सकती है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अयाज वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है ये कितनी अलार्मिंग हो सकती है इस खित्ते के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए? रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है जी। UN ने कहा है उनकी अपनी असेसमेंट है, लेकिन तालिबान ने जैसे कहा आपने इस रिपोर्ट को रद्द किया है। अब हम UN को माने तालिबान को माने ये अलग इशू है। अब दरअसल हमें देखना ये चाहिए कि हमें जो मसला दरपेश है वो तो अपनी जगह है, खा UN वाले कहे तालिबान माने या ना माने, मसला तो है। आज बाजौड़ में जो हो गया वो उसका खुली सबूत है। ये परसों वजीरिस्तान में था, उससे पहले क्वेटा बलूचिस्तान में था। रोज कहीं न कहीं धमाके होते हैं, तो ये मसला हमारे मुल्क के अंदर है तो सही, कई लोग हैं जिनकी तरफ उंगलियां उठ सकती है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अगर होता है ऐसा मसला तो जाहिर बात है फिर लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं कि एक ऐसा मुल्क है कि इनको संभाल नहीं सकते। अब पूरे कबायली इलाके को आपने जम कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा में आपने कहा कि हम इस इलाके को जन्नत बना देंगे। तो जो वादे वहीद इस इलाके के लोगों के साथ 1947 से होते आ रहे हैं वो गोया मर्जर में दोबारा रिन्यू करके पेश कर लिए। मर्ज तो आपने कर लिया, अब वहां से आप मादनी ज़खायर भी निकाल रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों की जो रिजर्वेशन है डेवलपमेंट के बारे में, तालीम के बारे में, सेहत के बारे में, उनको आपने कहाँ एड्रेस किया है? लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है। फिर ऐसे माहौल में ये चीजें बन जाती है। उसके ऊपर आपने वार ऑन टेरर अफगानिस्तान से एक किस्म इंपोर्ट करके अपने मुल्क में ले आए, वरना वो अमेरिका जाने अफगानिस्तान जाने वाली बात थी। जब वो आपने अपने अंदर ले आया तो उसने तबाही पाकिस्तान कैसे लेके आया? हम तो जाहिर है 2001 के बाद हम तो इत्तेहादी जंग में बने थे। ये वार ऑन टेरर मुशर्रफ साहब ने नहीं लाया इधर। मुशर्रफ साहब वार ऑन टेरर में फ्रंट लाइन एलाई नहीं बने अमेरिका के। फिर उसी मुशर्रफ के दौर में सेफ हेवन नहीं थे तालिबान के आपके यहाँ। आप डबल रोल खेल रहे थे। ये छोड़ो, इस बात में न जाओ। ये देख लो कि ये मसला अब आप कैसे हल करेंगे। मसला आपको दरपेश है, लोकल महरूमिया है, गलत पॉलिसी है फाटा या बलूचिस्तान के बारे में। इसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, इसी तरह बदकिस्मती से हमारी लाशें गिरेंगी। ये हमारे ऊपर मसला है और हमसे कोई पूछ नहीं रहा है। जहाँ पे आग जली है उनसे पूछना पड़ता है। आप इस सारे कज़िये में देख लें, कितने के ट्राइबल एरिया के या बलूचिस्तान के लोग आपने बुलाए हैं कंसल्टेशन के लिए,
जो कोर कमेटी आपकी डिसीजन लेती है उसमें कोई नुमाइंदगी हमारी है। फैसले आप यहाँ करते हैं, इम्प्लीमेंट आप वहाँ पे करते हैं, अवाम आपके साथ नहीं है। ये मैं कहते कहते थक गया। कोई भी फौज अवाम कौम के सपोर्ट ठीक है अयाज साहब टीटीपी बिल्कुल टीटीपी है, टीटीपी की कार्रवाइयां भी सबके सामने हैं, ये नुकसानात भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की भी कई बार कोशिश की, जिसकी एक ही वजह आज तक समझ में आई है कि टीटीपी के दरमियान जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को मनाएं दूसरा नाराज़ हो जाता है। ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि सबको नहीं मनाया जा सकता, सबको नहीं समझाया जा सकता। बीबी आप बिल्कुल सही कह रही है, आपने बातें कर ली, लेकिन बातें करने की या एग्रीमेंट या बातचीत के जरिए हल निकालने का अपना एक तरीका होता है। आपने जो सबसे आखिरला तरीका आजमाया टीटीपी के साथ काबुल में बातचीत की, तो वो किसने की, कैसे की? उसी ने तो उन लोगों को आने दिया कि आप आ जाए, आप पहाड़ों में बैठ जाए, जब हम सारे मरहले जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है वो तय कर ले, फिर आप बेशक असला भी ले ले और फाटा को भी हम पुराना फाटा बना लेंगे। लेकिन वो लोग जब हट गए, अब उस पॉलिसी को हर एक कोसता है। मैंने तो शुरू में उसे दूरी रखी, मुझे भी कहा कि आप इसमें कबायली माहिदीन में शामिल हो जाए। मैंने कहा मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये तरीका गलत है। उनके साथ बातचीत करने का एक तरीका होता है जो अभी तक हमने नहीं अपनाया। आप अगर पुराने जमाने में जरा थोड़ी सी देर चले तो पहले भी इसी तरह शकाई एग्रीमेंट हुआ था। उसकी बुनियाद वो गलत तरीके से थी। उसको जिस आदमी ने वहां पे शकाई एग्रीमेंट किया उसने गलत बुनियाद रखी कि बजाय गवर्नमेंट के सीट पे बैठ के साइन करने के वो मदरसे में बैठ के साइन कर रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब मेरे साथ। शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।